नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस के प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये क्लासें आपकी रोज होती है, एक क्लास इसकी रोज होती है और बहुत ही बिंदास तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चनों को करते हैं। और दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट 4 में हम आपके हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो आपका पिछला सेशन हुआ था प्रैक्टिस सेट 3, उसमें हमने जियोग्राफी के क्वेश्चन किए थे और वहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन जियोग्राफी कराऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्लासें आपकी लगभग आधे घंटे क्लासें होती हैं, तो वहाँ पर समय ज़्यादा होने लगा, तो मैंने उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया था। तो ये प्रैक्टिस सेट 5 आएगा, तो जियोग्राफी के जो क्वेश्चन बच गए थे वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि बच्चे गाना गा चुके हैं। आपको सेंटेंस मिला है कि बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। इसमें आपकी मेन वर्ब कौन सी, मुख्य क्रिया कौन सी है। दोस्तों, अगर आपने क्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे गाना गा चुके हैं। गाना क्या है दोस्तों, गाना आपका ऑब्जेक्ट है और गाना यही मुख्य क्रिया है। गाना क्या है, आपका मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही। चुके हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। ये आपकी, अगर पूछता कि इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो चुके हैं ये आपकी सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया है आपका गाना, गा, मुख्य क्रिया। तो यही क्रिया के दो भेद होते हैं, एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया, समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि वह हंस रही है। वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया क्या होती हैं, जो आपकी मेन वर्ब के अलावा जो उसको पूरे वाक्य को पूर्ण कर देते हैं, पूरे वाक्य को क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। तो सहायक क्रिया कौन है, सबको पता है बहुत ही आसानी के साथ कि यहाँ पर आपका विकल्प डी से जगह है क्या दोस्तों, आपका ये क्या है आपका दोस्तों, ये आपका सहायक क्रिया है। वह हंस रही है, ठीक है, हंस रही है, ये आपकी सहायक क्रिया है। और हंस क्या है, ये आपके दोस्तों मुख्य क्रिया हो जाती है आपका। अगर ये बी विकल्प, अगर आपसे पूछ लेता कि मुख्य क्रिया बताइए, लेकिन यहाँ आपसे सहायक क्रिया पूछा गया था, तो सहायक क्रिया के लिए यहाँ पर आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपका एक चैप्टर मैं यहाँ पर लेता हूँ लगभग। जैसे आपके क्रिया क्वेश्चन आ गए ना, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा दूंगा। इसके बाद इस 3-4 क्वेश्चन करने के बाद मैं चैप्टर बदल पर वहाँ से क्वेश्चन लिया हूँ। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको, जब पेपर में आपको किस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन में आपको विविधता होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने उसको आपको संकलन करने का प्रयास किया है क्वेश्चनों का। देखिए यहाँ पर कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। तो चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर विकल्प सी से हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। कौन, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया को दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं वर्ब, और क्रिया आपकी इस प्रकार से दोस्तों, अकर्मक सकर्मक में 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके अकर्मक क्रिया और एक होती है दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया। दोस्तों, अकर्मक क्रिया होती है जिस पर कार्य का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़े, आपके कर्म पर, उसमें कोई बात ही ना हो, सीधा सीधा आपको कर्ता पर पड़े। तो अगर कोई भी दौड़ रहा है तो उसमें आपके चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें किस पर प्रभाव पड़ेगा, स्वयं कर्ता पर पड़ेगा। तो ये आपके क्या है, प्रकार की एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिन पर क्या होता है दोस्तों, जिन पर कार्य का प्रभाव आपके कर्म पर पड़े। जैसे मैं कह दूं आपको खाना, तो क्या होगा अगर आप किसी से मैं कह दूं राम आम खा रहा है, तो इसमें कैसी क्रिया हो गई। यहाँ पर जब आप आम खा रहे हैं तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके आम पर। आम क्या हो रहा है दोस्तों, आम के यहाँ पर आम खत्म हो रहा है। तो अगर कार्य का प्रभाव अगर सीधा सीधा किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो कहते हैं कि वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया है। और अगर वह कार्य अगर जो आप कर रहे हैं वह क्रिया सीधा सीधा क्या हो रही है, आपके कर्ता पर पड़ रही है, तो होते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक उदाहरण ले लूँ, दौड़ना, जैसे मैं ले लूँ कि राम दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम दौड़ेगा तो राम ही थकेगा या फिर कुछ भी होगा जिसको, तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव आपके राम पर पड़ रहा है। तो ये हो गया आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया आप जान गए, और सहायक क्रिया क्या होती है, और मुख्य क्रिया जाएंगे। मुख्य क्रिया जो मुख्य कार्य करती है, और सहायक क्रिया जो उस पूरे वाक्य को क्या करती है, आपको पूर्ण कर देती है। पीछे के क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन कि सकर्मक क्रिया की पहचान करें। यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है और इसमें आपको सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके पास ऑप्शन है मुस्कुराना, रोना, पढ़ना या फिर हंसना। तो बताइए सकर्मक क्रियाएं, अभी पीछे बताया कि ऐसी क्रियाएं जिसका जो आप करते हैं उसका प्रभाव सीधा अगर आपके किस पर पड़ता है, आपके कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और कर्ता पर सीधा पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। समझ गए होंगे। तो बता दीजिए कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है। दोस्तों, मुस्कुराना,
मुस्कुराना, रोना, हंसना, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। और अकर्मक क्रियाएं कुछ आपको याद भी होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्टली पूछ ले तो अगर आप वाक्य प्रयोग ना कर पा रहे हैं तो आपको कुछ क्रियाएं याद होनी चाहिए जिससे आप सीधे सीधे कर दें। मुस्कुराना क्या है कि अगर कोई मुस्कुराएगा किसी चीज़, जैसे राम मुस्कुरा रहा है तो उस पर राम का सीधे सीधा बात है। रोना, जैसे कि सीता रो रही है तो सीधा सीधा आपके रोने की बात करें तो सीधा सीधा सीता पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर सीधा। हंसने में भी वही बात है, लेकिन पढ़ेंगे जैसे मैं कह दूं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, हिंदी कोई बहुत हार्ड विषय नहीं, हिंदी बहुत ही आसान विषय है। बस इतना अंतर है कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है, अगर आप आसानी के साथ समझ नहीं पा रहे हैं, तब आपके लिए हिंदी कठिनाई पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ हिंदी को पूरा पढ़ सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय जिसमें आप 20 to 20 कहने मतलब फुल मार्क आपके ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? आप अगर इस क्लासों को देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे जब राम तो पुस्तक क्या होगी, पुस्तक पर ही तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। पुस्तक के अगर लेसन हैं वो खत्म होंगे, कुछ समझ रहे हैं बात आप, तो पुस्तक पर आपकी प्रभाव पड़ रहा है। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव अगर कर्म पड़ पा रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर आप गड्डी विकल्प सही हो जाएगा कि सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो इसमें जो पढ़ना है क्या है, इसमें जो आपका पढ़ना है ये आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी, पढ़ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे चारों क्वेश्चन क्रिया के आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों ये आपकी वर्णमाला का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन आपके क्रिया के थे, ये वर्णमाला क्वेश्चन है और क्या दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्णमाला के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और पिछली परीक्षा में तो लगभग 4 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से पूछे गए थे। अगर आप एग्जाम देखेंगे क्लास 9th के मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th की, तो क्लास 9th वालों में मैंने देखा था लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से पूछे गए थे। तो उनके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी क्लासेस होती हैं ये आपके 6 के लिए, 9th के लिए और 11th सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़्यादातर आपके 9 और 11th के लिए होती है। 6 वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूजफुल आपके 9th और 11th वाले हैं। तो उसमें देखिए एक काम कीजिए आप कि आप जो भी अगर हैं इसमें जितने भी आप क्लासों को देखते हैं, आप हमें कमेंट कर ये बता दीजिए करिए कि आप किस क्लास में हैं। तो अगर आपके जिस भी क्लास वालों की संख्या ज़्यादा होगी, मैं उस प्रकार से कुछ स्पेशल क्लासें आपकी लाने वाला हूं। तो आप बता दीजिए कि आप किस क्लास में हैं। अब आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस क्लास में हैं। इसको मुझे कमेंट का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखिए अयोगवाह कहा जाता है किसे, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। दोस्तों अयोगवाह आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग। अनुस्वार को ये वाला अनुस्वार होता है, ये जो ऊपर आपका अंग लग जाता है, और विसर्ग होता है आपके जो ये लग जाता है दोनों, ये। तो ये अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों आपके अयोगवाह में आ जाते हैं। अंग और अनुस्वार और विसर्ग किसमें आते हैं, अयोगवाह में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोस्तों ये विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है किसी, तो आपके विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों महाप्राण की बात करेंगे तो जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें जो आपके 5 वर्ग होते हैं, उसके दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। जैसे मैं क वर्ग को ले लूँ तो क वर्ग में कुल कितने आपके हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें कौन सा महाप्राण अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में तो कैसे आप करेंगे, आप इस दूसरे वर्ग को पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुरंत, अगर आप ये पूरा वर्ग है, इसके दूसरे वर्ण का है आपका ख है और चौथा वर्ण है आपका घ। ये क्या है दोस्तों, ये दोनों आपके महाप्राण हैं। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि महाप्राण का होता है प्रत्येक वर्ग का आपका दोस्तों कैसा, प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये आपका महाप्राण होता है। और दोस्तों इसमें 5 वर्ण में जो आपको बच जाता है आपका कौन कौन, पहला, तीसरा और 5वां, ये सब क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण के बारे में जानेंगे। इसी में से क हो गया, ग हो गया और अंग क्या हो गया। अगर इसी में किसी ने पूछ ले कि क्या का क्या है तो आपका क्या होगा, का अल्प प्राण है। और ख पूछ ले तो ख महाप्राण है। अल्प प्राण महाप्राण आप समझ गए होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है आपका महाप्राण है, पहला, तीसरा, 5वां क्या है आपके अल्प प्राण है। इसके बाद देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन कितने हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की आपके वर्णमाला में कुल आपके 4 संयुक्त अक्षर हैं। एक है दोस्तों आपका क्या, एक है आपका छ, त्रंग, ज्ञा और आपका दोस्तों स्र, और आपका क्या दोस्तों, और आपका जो होता है स्र। ये आपके ये जो हैं दोस्तों चारों, ये क्या होते हैं, ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें एक एक जो व्यंजन है आपके अन्य अन्य 2 व्यंजनों से मिलकर बने। जैसे छ की बात करेंगे तो ये क और आपके ये स, इन दोनों से मिलकर बने आपके छ। त्र की बात करेंगे तो ये त और आपके दोस्तों आपके र से मिलकर बना है। ज्ञा की बात करेंगे दोस्तों ये आपके ज और इया के मिलने से बना है। किससे, ज और आपके इया से मिलने से। और स्रा की बात करेंगे तो ये स
और र के मिलने से बना है। तो ये भी पूछ लेता है कि 6 वर्ण किससे किससे मिलकर बना है, तो इसी प्रकार से इसको भी लिख लीजिए अपने नोट्स में। दोस्तों जितने भी मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देता हूँ वो लिख लीजिए, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन के रूप में आपको दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरा टारगेट रहता है कि आपको 25 क्वेश्चन कराऊँ, तो वहाँ से आप कैसे 50 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको फुल आपके पोस्टमार्टम करता हूँ, हर क्वेश्चन का फुल डिटेल बताता हूँ। तो आशा यही रहता है कि आप नोटबुक लेकर बैठे होंगे और जितने भी आपको अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है उसको आप नोट करते होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। दोस्तों ये आपके उच्चारण स्थान की बात कर रहा है, ये आपके उच्चारण स्थान की बात कर रहा है कि च जो है ये किस प्रकार के व्यंजन है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए यहाँ पर विकल्प कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य या फिर दंत है। दोस्तों उच्चारण स्थान का एक स्पेशल वीडियो मैं जानता था कि ये जो आपका टॉपिक दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पिछली परीक्षा में देखने को मिले भी थे। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में लिंक भी दे दिया हूँ, जाकर दोस्तों इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी ये, और 5 से 6 मिनट की है, तो बहुत ही अच्छा है क्लास आपके लिए। तो 5 से 6 मिनट का वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो जो ट वर्ग है दोस्तों ये आपके मूर्धन्य में आता है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जाकर वीडियो देख लेंगे तो आपको फुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों ट वर्ग की बात करेंगे तो आपका ट होता है ठ ड़ ढ ण, ये आपके 5 व्यंजन होते हैं आपके इस वर्ग में, जिसमें आपके ट की बात करेंगे, उसके बाद आपके ये अड़ा की बात करेंगे और आपके अणा की बात करेंगे। ये जो पहले, तीसरे और 5वें हैं ये आपके अल्पप्राण होते हैं, और ढ आपके दोनों होते हैं दो, ये आपके महाप्राण होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अल्पप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं आपके पहले, तीसरे और 5वें 135, और जो 24 है ये क्या होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, और इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं जो सम आपके विषम वर्ण हैं 1, 3, 5, ये भी विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये सारे अल्पप्राण हैं, और जो सम वर्ण है 2 और 4 ये आप क्या है आपके महाप्राण में। तो किसी प्रकार से आप याद कर लीजिए, अल्पप्राण महाप्राण देखने को क्वेश्चन परीक्षा में मिलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंठ की बात करेंगे तो जो क वर्ग वाला होता है कंठ होता है, तालव्य की बात करेंगे तो जो च वर्ग वाला होता है आपके तालव्य होता है, मूर्धन्य की बात करेंगे तो आपको बता ही दिया ट वर्ग वाला है, और दंत की बात करेंगे तो जो ता वर्ग वाले होते हैं 5 वर्ण वो आपके दंत होते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए और उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद देखिए प्रयत्न के आधार पर दोस्तों ल किस प्रकार की ध्वनि है। पहले बात तो जान लीजिए कि ल आता कहाँ है। सर आपने बताया था कि प्रत्येक आपके कुल 5 वर्ग होते हैं, तो एक तो हो जाता है क वर्ग जिसमें क ख ग घ अंगा, उसके बाद है च वर्ग च छ ज छ ञ, फिर ट वर्ग आपका कह दी ट ठ ड़ ढ, उसके बाद कह दिया आप क च ट त वर्ग त थ ध न, फिर प वर्ग की बात करेंगे तो प फ ब भ म। ये आपके कितने वर्ण हो गए, ये आपके 25 वर्ण हो गए, लेकिन व्यंजन उसके बाद पूरे आपके होते हैं 52, लेकिन पूरे वर्ण तो होते हैं, जिसमें आप कह देंगे कि सर 11 तो आपके स्वर हैं, तो और जो व्यंजन बचे वो कहाँ गए, देखिए बताता हूँ दोस्तों। इसमें जो 4 होते हैं ये आपके, इसमें 4 मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन है, याद आ गया, छत्रंज्ञा संयुक्त व्यंजन इसी वीडियो में बताया है। फिर दोस्तों 4 जान लीजिए दोस्तों, 4 क्या होते हैं दोस्तों, 4 तो आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, ये आपके जो छत्रंज्ञा है 5 चारों पूछ जाते हैं आपको, और अभी आपको बताया मैंने, ये 4 हो गए, और 4 आपके कहाँ आते हैं, और 4 दोस्तों आपके दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके लिए, और ये 4 आपके दोस्तों अंतःस्थ में आते हैं। 4 कहाँ पर आते हैं, अंतःस्थ में आते हैं, जिसमें या रा लावा है, या रा ला वा, ये ला वहीं से आया है। उसके बाद दोस्तों ये हो गए, उसके बाद ऊस 4 ऊस व्यंजन होते हैं, स ख स ह, स ख स ह, ये क्या है दोस्तों, ये आपके ऊस व्यंजन है। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके ऊस में व्यंजन हो जाते हैं। तो 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन छत्रंज्ञा, 4 हो गए अंतःस्थ व्यंजन या रा लावा, 4 हो गए आपके ऊस व्यंजन स ख स ह, तो 4 3 12 आपके ये हो गए, 25 हो गए थे। 25 दोस्तों आपके वर्ग हो गए। 2 दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 2 क्या होते हैं दोस्तों, 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ड़ ये वाला और ढ ए वाला, ये आपके उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो ये भी आपके कहीं पर आपके स्पर्श व्यंजन में जोड़ लिए जाते हैं, वहाँ पर कहीं पर ये आपके स्पर्श में जोड़ लिए जाते हैं, तो वहाँ पर स्पर्श आपको 27 कर देता है। तो इस प्रकार से जोड़ लेंगे तो आपके 52 जो आपके वर्ण हैं ये आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ला कहाँ से आया है, तो ला दोस्तों आपको पता है कि अंतःस्थ आए हैं। अगर पूछो तो कि ला क्या है, तो ला आपके अंतःस्थ व्यंजन है, इसमें या रा लावा तीनों हैं। देखिए इसमें ला की बात करेंगे दोस्तों, तो ला आपका किस प्रकार की ध्वनि है आपके प्रयत्न के आधार पर, तो ला दोस्तों आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ला क्या है आपकी पार्श्विक ध्वनि। दोस्तों या रा लावा की बहुत ही अच्छी कहानी है, या रा लावा के बारे में देख लीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक है या और एक है आपका वा, एक या और वा की बात करेंगे तो इन्हें आपके अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये याद कर लीजिए, अगर पूछ ले कि अर्ध स्वर हैं तो या फिर या होगा या फिर वा, जो विकल्प में होगा उसको सही टिक कर देंगे। इसमें दोस्तों मैं रा की बात करता हूँ, तो रा दोस्तों रा क्या है आपका,
उसके बाद ला की बात करता हूँ तो र तो दोस्तों हो जाता है आपका लुंठित, और ला की बात करता हूँ तो हो जाता है आपका पार्श्विक। क्या दोस्तों आपको ये हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पर ये हो जाता है आपका पार्श्विक। तो यार अलावा क्या है ये दोस्तों, ये आपके पूरे अंतःस्थ व्यंजन हैं और इसमें एक एक की कहानी क्या है बहुत ही खास है और परीक्षा में सीधे देखने को मिलती है। तो अंतःस्थ व्यंजन में या और वा की बात करेंगे तो या और वा आपके अर्धस्वर हैं, रा की बात करेंगे तो प्रयत्न के आधार पर ये आपके लुंठित है, ला की बात करेंगे तो प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक है। ला आपसे पूछा गया था तो ला याद कर लेंगे, ला याद कर लेंगे क्या दोस्तों आपके, ये आपके पार्श्विक है। क्या है दोस्तों आपका पार्श्विक है। उच्छिप्त के बारे में आपको बता दिए, दो होते हैं अड़ा अड़ा। संघर्षशील दोस्तों के ऊस में जो होते हैं उन्हें संघर्षशील भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया स ख स ह। और ये दोस्तों ये सारे आपके महाप्राण में जाते हैं, ये भी बता देता हूँ आपको। ये सारे आपके पूछ ले कोई हा क्या है तो हा महाप्राण है, क्योंकि ये आपके चारों महाप्राण हो जाते हैं। प्रकंपित तो दोस्तों कहीं पर नहीं आता है, तो यहीं पर इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ, तो एक बात बताइए कि अल्पप्राण क्या होते हैं, एक बात बताइए कि आपके महाप्राण क्या होते हैं। ये दोनों आप जान गए, ये दोनों आप भली भांति पहचान गए दोस्तों कि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप तो जान गए कि दूसरा और चौथा क्या होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का आपके अल्पप्राण होता है। अब देखिए दोस्तों एक और भी आपने सुना होगा कि सर अघोष क्या होते हैं और सर सघोष क्या होते हैं। ये हमारे मन में बहुत चलता है। सघोष को ही दोस्तों कहीं कहीं पर घोष भी लिखा मिलता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो दोनों क्या होते हैं देखिए बताता हूँ दोस्तों। अघोष क्या होते हैं, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीसरा वर्ण होता है, और प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा क्या होता है, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। तो अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष इनमें ही लोगों को भूल हो जाती है, और यही क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा क्रम से है यहाँ पर, और सघोष प्रत्येक वर्ग का चौथा पांचवा। समझ गए होंगे, इनको लिख लीजिए। इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, आप लिख लेंगे और दोस्तों इसको याद कर लेंगे। ये सीधे परीक्षा में देखने को मिलता है, पिछली परीक्षा में देखा गया था दोस्तों। पिछली परीक्षा में आपको बताता हूँ कि यही क्वेश्चन आपके क्लास 9th वाले याद होगा, क्लास 9th वाले याद होगा। अगर 2019 का पेपर आपने हल किया होगा, अरिहंत बुक में आती है, और हमने भी क्लास 9th में आपको 2019 का पूरा पेपर सॉल्व कराया है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि हमने एक एक पार्ट में आपको कराया है। एक पार्ट हिंदी का, एक पार्ट इंग्लिश का, एक पार्ट जीके का, एक पार्ट आपके मैथ का, एक पार्ट इंग्लिश का, तो 5 पार्ट में कराया है। तो पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में है, जाकर देख लीजिए। और देखिए वहाँ पर आपको ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतःस्थ व्यंजन है, तो वहाँ पर एक विकल्प था या रा ला वा, वही वाला सही था, वही वाला सही था। तो वहाँ पर मैंने आपको इसी प्रकार से इस बार पूछ लिया कि उस व्यंजन क्या है, तो तुरंत आप लगा देंगे जिसमें स ख स ह होगा। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं, कोई फर्जी वाड़े की बातें आप यहाँ पर नहीं चलती हैं, जो काम की बातें होती हैं वही मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। अंग और आह क्या है आप भली भांति जानते हैं क्या दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं, सबको पता है कि अयोग वाह है, क्योंकि भी पीछे मैंने आपको बताया था कि अयोग वाह क्या है। तो एक होता है दोस्तों आपका विसर्ग और एक होता है आपका अनुस्वार, और ये भी आप जानते हैं कि विसर्ग आप इस वाले को कहते हैं सर, और अनुस्वार आप इस वाले को कहते हैं, इस वाले को कहते हैं। समझ गए होंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं आप भली भांति जानते हैं। देखिए दोस्तों अघोष सघोष की बात करता हूँ, तो जितने भी स्वर होते हैं दोस्तों, जितने भी स्वर होते हैं ये सारे आपके सघोष वाले में जाते हैं। अगर उसी में कोई भी उठा पूछ ले कि घ क्या है, अघोष है सघोष, तो तुरंत सघोष, क्योंकि जितने भी स्वर है सारे स्वर आपके सघोष में जाते हैं, कोई भी अघोष नहीं है। व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, जो भी आपके ध्वनियाँ हैं या जो आपके स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, स्वर की सहायता से जो बोली जाती हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पे व्यंजन। अयोग वाह के बारे में आप जान गए कि अयोग वाह का मीनिंग होता है जो योग न रहते हुए भी साथ में हो, जो योग न रहते हुए भी साथ में हो। तो अंग और या योग न रहते हुए भी हमारे साथ में, हमारे पूरे वर्णमाला के साथ में रहते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वाह नाम दिया गया है। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन आप जान गए 4 हैं, इसलिए मैं दोस्तों बार बार एक ही बातें आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, इसके बाद आपको देखने को ना मिले। एक संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हैं, छंग त्रंग ज्ञा स्रा, किस से बने हैं ये भी आपको बता दिए, तो बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों आपके 4 थे, ये 4 आपके हो गई क्रिया के क्वेश्चन, ये 4 हो गए आपके वर्णमाला के क्वेश्चन। फुल डिटेल में मैंने आपको बता दिया, जितनी बातें बताई हैं आपको लिख लेनी है। क्या कर लेनी है, आपको लिख लेनी है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले आपको मैं दे देता हूँ।
दोस्तों ये खुशी की खबर है जो मैं आपको देना चाहता था कि एक क्लास में लेने वाला हूँ महा मैराथन की यूट्यूब में महाक्रांति तैयारी जीत की। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक क्लास लाने वाला हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास 9th के 2019 में पेपर पूछा गया था कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, मुझे भली भांति याद है। तो उसी प्रकार से हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मैं एक ही वीडियो लाऊंगा, वहाँ पर आपको पूरे 500 शब्द करा दूंगा, पूरे 500 शब्द। अगर उन शब्दों को आपने एक बार भी वीडियो देख लिया, याद करने की जरूरत नहीं, या तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपकी परीक्षाओं में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप याद करेंगे किस प्रकार से मैंने उस वीडियो को देखा था, कितना हेल्पफुल रहा है। दोस्तों ये आपके महा मैराथन की क्लास आपकी आने वाली है। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं इस वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि क्लास आपकी जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो 2 घंटे की लगभग आपकी ये क्लास होगी, जिसमें आपको सुपर फास्ट 500 शब्द कराए जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए आज के लिए सरप्राइज थी कि आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आने वाला है। तो आप लोगों को ये क्लास का कितना इंतजार है कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आपको किस प्रकार से इस क्लास का इंतजार है। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने व्याकरण के क्वेश्चन तो बहुत कर लिए, अब चलते हैं कुछ वर्ल्ड पावर की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ विलोम के क्वेश्चन जो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं और आप सब भली भांति परिचित हैं किस प्रकार से आपकी परीक्षा में विलोम के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कि स्वजाति का विलोम है स्वजाति, स्वजाति का विलोम क्या है? आपके पास ऑप्शन है अजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति। जो स्वजाति है इसका विलोम क्या है? दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं अपोजिट, अपोजिट। और ये इंग्लिश वाला जो वीडियो होता है वहाँ पर भी बहुत पूछ जाते हैं। पिछली परीक्षा में तो मुझे लगा था कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए था कि अपोजिट से एंटोनिम लिखते हैं आप लोग, तो वहाँ से पूछे गए थे। तो ये आपकी हिंदी में भी विलोम बहुत पूछ जाते हैं, आपके इंग्लिश में पूछ जाते हैं, तो आप सबको पता होगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपके लिए। और दोस्तों इन क्वेश्चनों में आपको कुछ बताना भी नहीं, कुछ डिटेल नहीं देना, क्योंकि सीधे याद पर आधारित होता है। स्वजाति का विलोम होता है विजाति, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन जो शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? एक हो गया आपका स्वजाति का विजाति, याद रख लीजिएगा। जो आपको ना पता हो दोस्तों मैं तुरंत कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत वीडियो को पॉज कर दीजिए और तुरंत जाकर ले आइए आप एक नोट्स, और जो आपको ना पता तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि बिना लिखे दोस्तों आपका कोई होने वाला नहीं है। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पर करते हैं कि सर आप PDF दे दीजिए। दोस्तों PDF मैं दे दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही परेशानी वाली बात है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। क्योंकि PDF रखने से, या फिर आपके पास तो बहुत सारी बुकें भी हैं तो जाकर बुक पढ़ लीजिए। PDF रखने से, बुक लेने से, बुक पढ़ने से तब मतलब निकलेगा। अगर आप बुक लेकर लिख लें, आप मैं 100 रुपये की आप जाएँ बुक खरीद कर लाकर रख दें, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप सब जानते भी हैं कि इस बार जो आपका 2020 का जो आपका ये पेपर होने वाला है CHS का, ये पेपर किस लेवल का होगा ये सब अभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लाखों लोगों तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सारे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई भी आराम कर रहा है तो तुरंत जाग जाओ, तुरंत जाग जाओ, क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट में जब आप रिजल्ट देखेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा। कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी और दोस्तों इस बार आपका पेपर भी हार्ड आएगा, इसलिए हार्ड मेहनत आप भी करना शुरू कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो उसमें आप धार लाइए। दोस्तों कट ऑफ की एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल दी है अभी, कट ऑफ की किस प्रकार से 2020 में कट ऑफ होने वाली है। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। देखिए उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन जो शब्द है दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा आपका रोपण। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका रोपण हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही और सरल सा क्वेश्चन है ये। देखिए इसके बाद अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित, जो अमित शब्द होता है इसका विलोम क्या है दोस्तों? इसका आपके पास है सुमित, कुमित, परिमित या फिर दुर्मित। तो इसका अमित का विलोम क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी परिमिति। परिमित आपका अमित का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो भी दोस्तों ना आता होगा आप याद कर लीजिएगा। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें भी कोई डिटेल देने वाली बात है। और दोस्तों वो 500 शब्द का जो महा मैराथन वाली क्लास आने वाली 500 शब्द का, तो इस क्लास की इंतजार कीजिए। और आपको कितना बेसब्री से इस क्लास की इंतजार है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों इसकी जो आपकी 3 क्लासें इससे पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में आपके साइंस के क्वेश्चन, दूसरी क्लास में हिस्ट्री क्वेश्चन, तीसरी क्लास में जियोग्राफी क्वेश्चन हुए। इन तीनों क्लासों को आपको एक प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तीनों क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन क्लासों को आपके डिमांड पर रेगुलरिटी चला गया, आपको एक क्लास रोज मिलती है। तो इन क्लासों में दोस्तों आपको लाइक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे जो भी CHS की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए श्री गणेश का शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश का दोस्तों क्या होगा विलोम? आपका हो जाएगा इतिश्री।
ई तीसरी आपका इसका विलोम हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको याद भी होना चाहिए। जो चारों विलोम बताए, ये चारों विलोम बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 4 क्वेश्चन मैंने आपको क्रिया के करा दिए, 4 क्वेश्चन लगभग आपके वर्णमाला करा दिए और 4 क्वेश्चन लगभग आपके विलोम करा दिए। तो 12 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और लगभग आपके 25 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। यहाँ पर फिर से मैं व्याकरण की तरफ रुख करता हूं और कुछ क्वेश्चन देखता हूं आपके समाज के। पिछले परीक्षाओं में भी समाज के क्वेश्चन देखे गए हैं। आप लोगों अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से समाज के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होने वाला है। दोस्तों मैं सोच रहा था कि समास का एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं और लगभग 100 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करा दूं। सोचता तो दोस्तों मैं सब हूं कि एक एक चैप्टर लेकर आऊं और पूरा क्वेश्चन करा दूं, लेकिन आप लोग जब अपना सपोर्ट दिखाना बंद कर देते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा मन टूट जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, इन क्लासों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा तो मैं एक क्लास का भी सलाह दूंगा समाज का और पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे समाज के अगर एक भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताने देने वाला हूँ, पहले इस क्वेश्चन को मैं हल करा दूँ, उसके बाद देखिए समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपका संक्षेप। क्या होता है दोस्तों, आपका संक्षेप होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। समास के बारे में तो आप ये जान गए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। कहीं कहीं पर संक्षेपीकरण भी मिलता है। दोस्तों समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और दोस्तों समास में कुल 2 पद होते हैं, आप लोगों को भली भांति पता है। एक होता है दोस्तों, एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है दोस्तों आपका पूर्व पद और एक होता है आपके उत्तर पद। एक होता है आपका उत्तर पद। जो आपके दोस्तों पहले वाला पद होता है वो होता है पूर्व पद और जो आपके अंतिम वाला शब्द होता है वो होता है आपका उत्तर पद। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। समास के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए दोस्तों पहले मैं आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में एक बता देता हूँ। जैसे मैं एक शब्द ले रही हूँ नीलकंठ, एक समास मैंने ले लिया नीलकंठ। इसमें कौन सा पूर्व पद है कौन सा उत्तर पद है अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए तो आपको जो पहला पद होगा, जैसे नील, पहला पद क्या है दोस्तों, आपको नील है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका पूर्व पद है। कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन, जब पूर्व लिखा होता है तो इसलिए कहीं कहीं पर किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन पूर्व मतलब होता है पहला पद, मतलब पद। तो पहला पद आपका हो गया नील और कंठ, उत्तर मतलब होता है दोस्तों दूसरा बाद वाला, तो वो हो गया आपका, ये बाद वाला कंठ है तो उत्तर पद ये हो जाएगा। तो अगर पूछ ले कि नीलकंठ में उत्तर पद कौन सा है तो आपको कंठ हो जाएगा, पूर्व पद पूछ ले तो नील हो जाएगा। अगर पूछ ले कि नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों, ये आपके, ये क्या होता है दोस्तों, ये आपके कर्मधारय समास होता है। क्योंकि नील क्या दोस्तों, इसमें नील आपका दोस्तों विशेषण है और कंठ आपका विशेष है। और जिस भी समास में आपका एक आपका विशेषण हो और एक विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है दोस्तों, ये क्लास मेरी चलेंगे यूपी पुलिस जेल बॉर्डर और फायरमैन के लिए, और ये आपके यूपी पुलिस जेल बॉर्डर, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए भी। लेकिन देखो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट करा जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ये आपके चैप्टर वाइज चला रहे हैं। यहाँ पर वर्णमाला के क्वेश्चन जैसे आपको मैंने लिया तो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक वर्णमाला चैप्टर आएगा तो 5 वीडियो आएगा और पूरे वर्णमाला के क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भले ही ये यूपी पुलिस जेल बॉर्डर के लिए है, लेकिन जो क्वेश्चन का मैंने लेवल लिया है ये आप, मैंने देखा जब क्वेश्चन का पेपर, तो आपके भी में, आपकी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इन क्लासों को भी जाकर अवश्य ज्वाइन कीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये तो आपके नौकरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दूंगा, जाकर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा और इन क्लासों को आप रेगुलरिटी से ज्वाइन कीजिए। देखिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जाकर ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हो गया समास का शाब्दिक, यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद देखिए उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल में कौन सा समास है। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपकूल में कौन सा समास है। देखिए तो उपकूल में कौन सा समास है, तो आपके इसमें दोस्तों आपके अव्ययी भाव समास है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे एक शब्द हो गया आपका उप, एक हो गया प्रति, देखिए एक हो गया आपका उप, एक हो गया आपका प्रति शब्द, एक शब्द हो गया आपका यथा, एक शब्द आपका हो गया आपके आ, बड़ा आ शब्द आ जाए, एक शब्द हो गया दोस्तों अगर आपके कहीं पर आपका अनु आ जाए, प्रारंभ में अगर आ जाए तो, या फिर भर शब्द आ जाए। अगर ये शब्द दोस्तों आपको देखने को मिल जाए किसी भी शब्द के प्रारंभ में, तो समझ लीजिए कौन समास है, ये आपका अव्ययी भाव समास है।
जैसे मैं कह दूं कि दोस्तों आपके उपकुल में कौन सा समास है, तुरंत आपने देख लिया आगे उप है तो आपका ये कौन सा समास हो जाएगा, आपका अव्ययीभाव समास। जैसे मैं पूछ लूँ यथाशक्ति तो आप जानेंगे कि आगे यथा है तो आपका ये कौन सा समास हो जाएगा, सर ये आपकी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं प्रतिदिन तो आप जानेंगे कि आगे प्रति है तो ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं आमरण, इसमें कौन समास है तो आगे आ है तो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जैसे मैं कह दूं अनुचर या फिर अनुरूप तो कौन समास है, अनुरूप में तो आगे अनु है तो आपका अव्ययीभाव समास। जैसे मैं कह दूं यथाक्रम तो यथा आप जान गए कि यथा शब्द अगर आगे मिल रहा है तो आपके अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं भरपेट तो आगे भर शब्द है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो ये शब्द लिख लीजिए, अगर ये शब्द किसी भी शब्द के आगे लिखी मिल जाए तो सारे अव्ययीभाव समास होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों द्वंद्व समास के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों आपकी ये वाला चिन्ह मिलता है और इसका जब आपके क्या करते हैं ये इसका जब दोस्तों आपको विग्रह करते हैं समास विग्रह तो उसमें दोस्तों आपकी और लगाना पड़ता है और। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं लिख दूँ भाई बहन में कौन समास है, यहाँ पर ये चिन्ह मिला योजक चिन्ह, तुरंत आप जान गए कि ये आपका कौन समास है, ये आपका द्वंद्व समास है। और जब इसका आपका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे भाई और बहन, समझ गए होंगे दो समास में। द्विगु समास क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों पहला पद आपका क्या हो, पहला पद दोस्तों आपका संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची जिसमें कह दूँ सप्ताह में कौन समास है, सप्ताह। तो इसमें पहला शब्द क्या है दोस्तों, इसमें पहला शब्द क्या है सप्ताह में, आपका सप्त है। सप्त क्या है दोस्तों, आपका संख्यावाची विशेषण है तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास के बारे में जाएंगे, द्विगु समास के बारे में जान गए। अव्ययीभाव समास के बारे में जान लीजिए, पहला शब्द आपका अव्यय होना चाहिए। और तत्पुरुष समास के बारे में जान लीजिए कि तत्पुरुष समास में क्या दोस्तों आपकी विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे मैं लिख दूँ राजकुमार तो इसका समास विग्रह करेंगे तो जाएगा राजा का कुमार, बाद में काट के लिख जाएगा राजकुमार। तो जिसमें विभक्तियों का लोप होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा शीघ्र, यथा आपको होता है यथा शब्द आगे मिला तुरंत अव्ययीभाव समास। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वैसे आप कभी भी नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन यथा आगे मिला, प्रति आगे मिला, अनु मिला, भर मिला, ये शब्द मिले तो तुरंत आप समझ जाएंगे अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा यथा शीघ्र में। यथाक्रम भी आ जाता है, अगर यथाक्रम भी आ जाता है कौन समास है तो इसमें भी यथा आगे होता तो ये भी अव्ययीभाव समास हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। दोस्तों पहले जान लीजिए कि सर्वनाम क्या होता है। दोस्तों इसके अगर नाम का अर्थ निकालेंगे तो जाएगा सभी नाम, सर्व माने सभी, नाम माने नाम। जो सभी नाम दोस्तों सभी नाम के बदले बोला जाए एक ऐसा शब्द जिसको अगर आप प्रयोग कर लें तो वो सभी नाम के लिए प्रयोग, एक ऐसा शब्द हो सभी नाम के लिए वही शब्द प्रयोग। जैसे मैं कह दूं कि राम जाता है, या फिर मैं कह दूं कि श्याम जाता है, या फिर मैं कह दूं कि लक्ष्मण जाता है, और वहीं पर मैं कह दूं वह जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे मैं राम के लिए लिखूंगा तब भी मैं वह लिखूंगा, चाहे श्याम के लिए लिखूंगा तब भी वह लिखूंगा, चाहे लक्ष्मण के लिए लिखूंगा तब भी वह लिखूंगा। तो वह एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए, सभी नाम के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बारे में जान गए होंगे। और विशेषता इसे इस प्रकार भी लिखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से भी इसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। चाहे इस प्रकार से समझ लीजिए कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या फिर इस प्रकार समझ लीजिए सर्वनाम मतलब सभी नाम, एक ऐसा शब्द जो सभी नाम के बदले में प्रयुक्त हो सकता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं यही आपसे पूछ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों लगभग हमारे 30 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमने भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आज इस क्वेश्चन को लगभग आज हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही चलेंगे। तो अगर आपका ये वीडियो 40 मिनट का हो रहा है तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरा वीडियो अंत तक बस देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं दोस्तों। इसमें एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका आता है मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। जिसमें एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम आता है, अन्य पुरुष में आप, वह, वे आता है। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक सर्वनाम होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों, ये आपका एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आपका यह और वह आता है। जैसे पूछ ले कि यह कौन सा सर्वनाम है तो आपका निश्चय है। अनिश्चय में दोस्तों, अनिश्चय में अगर अनिश्चय की मैं बात करूं, अनिश्चय की, तो उसमें आपका कोई कुछ आता है। फिर प्रश्नवाचक की बात करेंगे, प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका कौन क्या आता है।
इसके बाद दोस्तों एक होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम इसमें आपका जो सो आता है, जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो जो सो आपका आ जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम है। और एक होता है दोस्तों आपका निजवाचक सर्वनाम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निजवाचक सर्वनाम इसमें आता है आप स्वयं खुद, आप स्वयं खुद, ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो एक हो गया निजवाचक, 2 हो गया पुरुषवाचक, 3 हो गया निश्चयवाचक, 4 हो गया अनिश्चयवाचक, 5 हो गया प्रश्नवाचक, 6 हो गया संबंधवाचक। यही 6 प्रकार होते हैं। किस प्रकार से इसको बारे में बता दीजिए, इसको आपको रटे होना चाहिए, लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, इस प्रकार से आपको हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तुरंत जान जाएंगे। जो बता दिया सर्वनाम के बारे में, इससे ज़्यादा उसको परीक्षा में पूछता ही नहीं। सर्वनाम पूरा आपका चैप्टर ही मैंने समाप्त कर दिया, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो सर्वनाम कौन सा समास है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम तुरंत है यह और वह, यह और वह, तुरंत लिख लीजिए। पीछे लिखाया भी है तो आपको पता होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर फुल आपको जब पोस्टमार्टम करेंगे तो क्या क्या और कौन किस में आते हैं दोस्तों, क्या और कौन आते, क्या और कौन किस में आते हैं, तो दोस्तों ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। आपको भली बात पता होना चाहिए। और कुछ और एक शब्द बताया था आपका कोई कुछ किस में आते हैं दोस्तों, ये आपके अनिश्चयवाचक में आते हैं। और यह और वह किस में आते हैं आपके, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। अनिश्चय में कोई कुछ और निश्चय में यह वह। और संबंधवाचक में जो सो आपको बताया ही है, और निजवाचक में आपके आप स्वयं खुद बताया ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको तुरंत याद पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। तो देखते हैं कौन, ये दोस्तों प्रश्नवाचक है, जो क्या है आपका संबंधवाचक है, कोई क्या है दोस्तों, यही आपका अनिश्चयवाचक है, यही आपका निश्चयवाचक, कोई और कुछ। और वह क्या है दोस्तों, ये आपका तो निश्चयवाचक है, यह वह। तो आपको तुरंत पता हो गया दोस्तों। सर्वनाम से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था। अगर आपको स्पेशल पढ़ना है, कोई बहुत डिटेल में बता दें कोई मतलब नहीं है। आप इतनी चीज़ें अगर रट लेते हैं, जो आपको पीछे जो आपको पूरा चार्ट बना कर लिखा दिया, कौन से पुरुषवाचक में आते हैं, कौन से निश्चयवाचक में, कौन निश्चयवाचक में, कौन प्रश्नवाचक में, कौन संबंधवाचक में, कौन निजवाचक में, अगर उसको आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो आपके यहाँ पर ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेंगे क्योंकि यही हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, यही आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। हमने 25 कुल क्वेश्चन आपके कर लिए हैं और हमारा लगभग समय हो गया है 37 मिनट का। तो लोग रोज आपका आधे घंटे क्लास होती थी, आज थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई, लेकिन क्वेश्चन भी हमने आज थोड़ा ज़्यादा किए हैं और फुल डिटेल में किए हैं, फुल डिटेल में किए हैं। और जितनी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं, जितनी अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, वो सारी दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोज अतिरिक्त जानकारियाँ होती हैं। जैसे आपके सर्वनाम के बारे में मैंने आपको एक चार्ट बना दिया, वहाँ पर पूरी चीज़ें लिखा दी, तो आप अपने नोट्स बुक में उसको लिख लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अगर आपने सारा हिंदी पढ़ लिया तो अब हमसे आप क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपने कोई भी, जैसे आपने पूरा जीके पढ़ लिया तो हम स्पेशल करा रहे हैं हिस्ट्री का, अगर पूरा पढ़ लिया है तो हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन करा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो अच्छा है, और जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो अतिरिक्त जानकारी आपको दी जा रही है, उसको लिख लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको परीक्षा में हरा सके दोस्तों। मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि परीक्षा जो 2020 की होगी, इसके जो पेपर होंगे ये थोड़े हार्ड लेवल के पेपर होंगे। हार्ड लेवल के पेपर होंगे तो आप इसे किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। पहली बात जान लीजिए कि हार्ड होगी तो सभी के लिए हार्ड होगी, और पेपर कमजोर होगा तो सभी के लिए होगा। अगर पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी, अगर पेपर थोड़ा कमजोर होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। इस प्रकार से पिछली बार आपने देखा था कि पेपर थोड़े, क्लास 9th की मैं बात करूँगा, क्लास 9th की, तो क्लास 9th में पेपर का लेवल बहुत ही हाई था, तो आपका जो कट ऑफ थी ये 69 पर अटक गई और आपकी वेटिंग लिस्ट मात्र 58 पर लगी। तो जिस प्रकार से आपकी पेपर होगा उसी प्रकार से कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ का वीडियो स्पेशल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देखिए। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे सारी वीडियो हैं। और दोस्तों इसकी जो आपकी क्लासें बची हैं, आपकी तीनों क्लासें, उन क्लासों को लेना ना भूलिएगा। और ये क्लासें दोस्तों आपकी रेगुलर होती हैं, तो इन क्लासों को रोज़ आप एक वीडियो देखा करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एक शाम तक। धन्यवाद।